हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग अपना व्याकरण शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है रस, छंद एवं अलंकार। तो ये तीन इसमें हम लोग को पढ़ने हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में, रस, छंद, अलंकार। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि रस में हमें सिर्फ और सिर्फ दो रस पढ़ने हैं। कौन से? हास्य रस एवं करुण रस। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रस को पढ़ेंगे कि हास्य रस क्या होता है, उसकी व्याख्या, उदाहरण और कैसे बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो किस प्रकार से आपको जवाब देना है, वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और बाकी फिर अगली क्लास में हम लोग ये छंद और अलंकार को अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रस क्या होता है ना। रस क्या होता है? तो देखिए, साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। तो रस का मतलब क्या होता है? आनंद, है ना। आनंद आप सभी अच्छे से समझते हैं कि आनंद का मतलब क्या होता है ना। तो साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहा जाता है। तो देखिए, जैसे काव्य को पढ़ना है ना, उसको पढ़ करके या फिर किसी भी प्रकार का नाटक देख करके जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसे क्या? रस कहा जाता है ना। जैसे हम लोग गाना भी सुनते हैं, तो जब तक उसमें रस नहीं प्राप्त होता है, तब तक वो हमें अच्छा कहाँ लगता है ना। फिर उसके बाद देखिए कि रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है ना। तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा रस कंप्लीट करेंगे, है ना। और लास्ट में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे, कुछ बहुविकल्पी जो कि महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो देखिए, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आपको ये जो वर्ड है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना, सोच रहे होंगे कि ये सभी क्या हैं। तो इनको भी आज की क्लास में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भरत मुनि के अनुसार, जिन्हें रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है, किसे? भरत मुनि को। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भरत मुनि को। तो इनके अनुसार भाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो हम लोगों ने अभी जाना कि रस क्या होता है ना। रस क्या होता है, इसको देखा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रस के अव्यय, मतलब इनके अंग कौन कौन से होते हैं, है ना। अव्यय, यदि आपको ये टफ लग रहा है तो ध्यान में रखिएगा कि इसे क्या बोलते हैं? अंग भी बोलते हैं ना। इनके अव्यय या अंग कौन कौन से हैं, कितने होते हैं? तो देखिए, रस के 4 अव्यय या अंग होते हैं। इसके 4 अव्यय या अंग होते हैं। कौन कौन से? तो स्थायी भाव, और सेकंड क्या होता है? विभाव, और क्या होता है? अनुभाव तथा संचारी भाव। इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उनमें से ऐसे ही प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रस किसे कहा जाता है। तो जो साहित्य में रस का अभिप्राय क्या है? आनंद, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके अव्यय कितने हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इसके अव्यय कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव, है ना। कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब ये सभी चारों मिलते हैं, है ना, ये मिल करके ही रस की निष्पत्ति इनके द्वारा होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो वर्ड आए हैं कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है ना। तो देखिए, स्थायी भाव क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव, है ना। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। स्थायी भाव, जैसे मान लीजिए किसी डरावनी चीज को हम लोगों ने देख लिया, तो हमारे अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए भय उत्पन्न हुआ, क्रोध, हंसी, है ना, हास जो स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार से शोक, तो ये होते हैं कि जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, विभाव क्या होता है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्थायी भाव क्या होता है। अब देखिए, विभाव क्या होता है, तो जिसके कारण
सहृदय, अब यहाँ पर सहृदय का मतलब होगा हम और आप, मतलब हमारे या आपके मन में, है ना। तो जिसके कारण सहृदय को रस की प्राप्ति होती है, तो सहृदय यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर होगा हम और आप, यानी जिसके कारण रस की प्राप्ति होती है सहृदय को, हमें और आपको, वह विभाव कहलाता है। यानी जो भाव का कारण होता है वही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है ना। अब एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अनुभाव क्या होता है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि स्थायी भाव क्या होता है, और उसके बाद फिर देखा कि विभाव क्या होता है, जो भाव का कारण होता है वही विभाव होता है। अब अनुभाव क्या होता है देखते हैं। तो स्थायी भाव के जागृत होने पर, है ना, जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे भय उत्पन्न होने पर, मान लीजिए हमारे अंदर डर आ गया, भय उत्पन्न होने पर हम क्या हो जाते हैं, हक्का बक्का हो जाना, है ना, एकदम जैसे चेहरे का रंग उड़ जाना, या रोंगटे खड़े होना, कांपना आदि। तो ये क्या है, ये शारीरिक चेष्टाएं है ना, हक्का बक्का होना, हो जाना, या फिर रोंगटे खड़े हो जाना, या फिर कांपना, तो ये हमारी शारीरिक चेष्टाएं हैं, यही क्या कहलाती है, अनुभाव कहलाती हैं। देखिए इनको ध्यान से समझिएगा। यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ये अजीब लगे, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो आप यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे, और आपको कभी इसमें कठिनाई भी नहीं होगी इसका आंसर करने में। मान लीजिए अगर कोई भी प्रश्न ऐसे बनता है तो देखिए अब हम लोग फोर्थ देखते हैं कि संचारी भाव क्या होता है ना। तो अब देखिए संचारी भाव को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद देखिए आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं रहते हैं, ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं, मतलब थोड़ी देर में बन जाते हैं और फिर थोड़ी देर में मिट भी जाते हैं, और ये स्थायी नहीं रहते हैं। जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं, है ना, वो अंत तक बने रहते हैं, और जो संचारी भाव होते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, मतलब वो बनते और मिटते रहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अनुभव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वही क्या कहलाती है, अनुभव कहलाती है ना। तो देखिए इन चारों को देख लिया, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इन चारों को उसमें देख लेते हैं कि कैसे, है ना, कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो देखिए ये आप सभी ने सुना होगा ये एग्जाम्पल कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। तो ये एग्जाम्पल है। अगर हम लोग इसमें बात करें कि स्थायी भाव क्या है, नहीं, सबसे पहले देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाता है ना, तब श्री राम जी के द्वारा शोक व्यक्त करते हैं श्री राम जी, और वो अपनी सीता को ढूंढते हैं, और वहां के खग मृग और मधुकर यानी पक्षियों से, और वहां जो पशु पक्षी होते हैं, मृग मतलब हिरणों से, और मधुकर में क्या होता है, भंवरों से, तो पक्षियों से, भंवरों से, पशु पक्षियों, इन सभी से वो पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। तो इस जब वो पूछते हैं और वो कैसा, उनके अंदर जो भाव होता है वो किस प्रकार का होता है, वो शोक व्यक्त करते हैं, है ना, दुख में डूबे हुए होते हैं और सीता को ढूंढते हैं। तो ये एग्जाम्पल उसी का है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें देखिए स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, शोक। आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हास्य रस, करुण रस, लेकिन ये यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये किसका एग्जाम्पल है, करुण रस का, और इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। तो यहाँ पर स्थायी भाव है शोक। उसके बाद विभाव की बात करें, विभाव मतलब जो भाव का कारण है, तो कारण क्या है, सीता जी का हरण, इसी वजह से राम जी क्या है, दुखी है ना, उन शोक व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए समझ में आ गया होगा कि विभाव क्या होता है। उसके बाद देखिए अनुभाव, उनकी शारीरिक चेष्टाएं कैसी थी, तो जैसे अश्रु व विलाप करना, है ना, तो वो मतलब अश्रु बहा रहे थे और उनका वो विलाप कर रहे थे। उसके बाद देखिए संचारी भाव क्या था, चिंता, है ना, चिंता। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभव क्या है, और संचारी भाव क्या है। तो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ दो रस पूछे जाएंगे, एक तो होगा हास्य रस और दूसरा क्या होगा, करुण रस, है ना। ये अभी हमने पहले भी इसकी बात की, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हास्य रस क्या होता है। यदि आज की ये वाली क्लास आप लोगों ने कर ली तो इसके बाद आप भूलने वाले नहीं है कि रस क्या होते हैं और हमारे एग्जाम में कौन कौन से रस पूछे जाएंगे। अब देखिए
हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है ना। तो आप सभी को पता चल गया है कि अब विभाव क्या होता है, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब ये सभी मिलते हैं तभी रस की निष्पत्ति होती है ना। तो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। ऐसे ही आपके एग्जाम में इसी प्रकार का ये लिख करके आ सकता है और उसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इसका स्थायी भाव क्या है, या इसमें विभाव क्या है, या अनुभव क्या है, या संचारी भाव क्या है ना। तो सबसे पहले इसका हम लोग मतलब देख लेते हैं कि ये हंसी हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। जब महादेव जी, दिगंबर का मतलब क्या है यहाँ पर, महादेव जी, है ना। महादेव जी दूल्हे के भेष में अपनी बारात लेकर के ससुराल जा रहे होते हैं, तो उनकी जो विचित्र वेशभूषा होती है उसको देखकर वहां के जो लोग होते हैं काफी उन्हें क्या आती है, हंसी आती है उन्हें देख करके। वो जो उनकी विचित्र वेशभूषा होती है ना, कि कैसे सांपों को वो लपेटे हुए हैं अपने शरीर में, है ना, और किस प्रकार से वो बने हुए हैं। तो वही देख करके वहां के लोग बहुत ही हंसते हैं और अपनी हंसी को छिपाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। वो अपनी हंसी को छिपाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तो यही इसका मतलब है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव क्या है, हास, और ये किसका एग्जाम्पल है, हास्य रस का है ना। और इसमें स्थायी भाव है हास, इसका स्थायी भाव ही क्या होता है, हास होता है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें विभाव क्या है, मतलब ये जो भाव उत्पन्न हुआ है हंसी का, इसका कारण क्या था। तो ये महादेव जी है ना, उन्हीं को देख करके तो सभी को हंसी आ रही थी ना, और उनकी वेशभूषा, किस प्रकार से वो उनकी वेशभूषा थी उसको देख करके हंसी आ रही थी। तो विभाव क्या है, महादेव जी और उनकी वेशभूषा। और अनुभव क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, स्त्रियों का हंसना और भागना, है ना, इधर उधर भागना और हंसना। और उसके बाद संचारी भाव क्या है यहाँ पर, हर्ष और भय, मतलब वो हर्ष, उनको देख करके खुश, हंसी भी आ रही है और क्या है, भय भी, कि कैसे सांपों को लपेटे हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ संचारी भाव क्या है, हर्ष और भय। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना, अच्छा, कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं ना इसके हास्य रस के। एक तो हम लोगों ने वो देखा, और दूसरा, और ये अन्य भी हम लोग इनको देख लेते हैं। तो देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नवाका होए। इसमें कहने का मतलब है कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, मतलब गंजा व्यक्ति है वो क्यों रोए, क्योंकि किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, मतलब उसके जब बाल ही नहीं है तो उसका बांका कैसे होगा, मतलब उसको नुकसान किस प्रकार का पहुंच सकता है ना। तो ये कहने का मतलब ये है। और देखिए, पढ़कर भी इसमें हंसी आ रही है, और ये किसका एग्जाम्पल है, हास्य रस का। एक और अगला देख लेते हैं कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। देखिए, इसको भी पढ़ करके हंसी आ रही ना, कि हाथी जैसी देह, मतलब हाथी के जैसा क्या है, शरीर है, एंड गैंडे जैसी क्या है, चाल, और तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजा तो देखा ही आप सभी ने, और खरबूजे से गाल, है ना। तो ये भी किसका उदाहरण है, हास्य रस का। तो इसी तरह हम लोगों ने देखे हास्य रस की परिभाषा, और उसमें अनुभव, विभाव, है ना, संचारी भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं ये भी समझा, और कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देखे। तो आई थिंक आप कोई भी डाउट नहीं होगा आप सभी को। और आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल ना करिएगा कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके अगर हम लोग इसी तरह पढ़ते रहे तो हमारा जल्द ही कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। अब हम लोग अगला देखते हैं, करुण रस। और आप सभी को फिर से मैं याद दिला दूं कि आपकी परीक्षा में, यानी हमारे जो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 रस है, एक हास्य रस और दूसरा करुण रस, और यही 2 हमें पढ़ना है। अब देखते हैं कि करुण रस क्या होता है। इसकी परिभाषा को देखते हैं कि विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है ना।
ये सभी आप जानते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव क्या होता है। तो इन्हीं सबके द्वारा देखिए, इनके संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इनका उदाहरण देखते हैं। देखिए, परिभाषा में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं लगा है। जब हम लोगों ने हास्य रस की परिभाषा लिखा तो वहां स्थायी भाव क्या था, हमारा हास्य नामक स्थायी भाव था, और ये करुण रस है तो यहाँ स्थायी भाव क्या है, शोक। अब हम लोग इस करुण रस का उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसका देखा भी था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि कैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जब रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाता है और फिर राम जी उन्हें ढूंढते हैं, काफी चिंता में होते हैं, उनके अंदर शोक होता है ना, और वो वहां के खग मतलब पक्षियों से, मृग मतलब हिरण, और मधुकर मतलब क्या होता है, भंवरों से, तो पशु पक्षियों और भंवरों से वो पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है ना। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है, और ये काफी फेमस ये एग्जाम्पल है इस करुण रस का, है ना। इसमें देखते हैं हम लोग कि स्थायी भाव क्या होता है, अभी पहले भी हम लोग देख चुके हैं। स्थायी भाव क्या है, शोक, क्योंकि ये करुण रस का उदाहरण है ना। और उसके बाद क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें विभाव क्या है, मतलब ये जो भाव उत्पन्न हुआ है तो इसका कारण क्या है, तो क्या है, सीता जी का हरण। और उसके बाद अनुभव क्या है ना, इसमें अनुभव क्या है, तो अश्रु और विलाप। और संचारी भाव क्या है, चिंता। तो इस प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी हम लोग इसके देख लेते हैं। हाँ, ये भी कई बार पूछा गया उदाहरण है, आपकी परीक्षा में आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल भी कई बार पूछा गया है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये जो उदाहरण है ये करुण रस का है। इसमें क्या होता है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण है। मतलब श्रवण कुमार जिनको दशरथ जी शिकार के लिए आते हैं, और वो उनका निशाना जो धनुष बाण का होता है वो किस पर लग जाता है, श्रवण पर लग जाता है, जो कि वहां पानी भरने के लिए आते हैं, और वो तीर किससे लग जाती है, श्रवण को लग जाती है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही उनके माता पिता को ये संदेश मिलता है कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, तो उनकी माता के द्वारा ये विलाप किया गया, और उन्होंने ही ये बोला कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो उनके ही द्वारा ये विलाप किया गया है कि जैसे एक सांप अपनी मणि को खो देता है, उसके बाद कैसे वो तड़पता है, उसी प्रकार अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में वो काफी तड़प रही थी, और उन्होंने ही ये बोला था, उनके ही द्वारा ये कहा गया था। तो देखिए, ये करुण रस का उदाहरण है, और ये करुण रस का उदाहरण है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा, शोक, है ना। यहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा, शोक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसमें विभाव क्या होगा। ये जो भाव आया है शोक का, तो इसका कारण क्या है, श्रवण कुमार, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, और दशरथ की उपस्थिति, मतलब उनके ही द्वारा तो धनुष बाण मतलब तीर चलाई जाती है, जिसके कारण ये श्रवण की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, अनुभव क्या है, सिर पटकना, मतलब जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वही अनुभव कहलाती है ना। तो देखिए, सिर पटकना, प्रलाप करना, है ना, यानी रोना। तो देखिए, ये अनुभव हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संचारी भाव क्या है, तो स्मृति और दुख आदि। तो ये हम लोगों ने इसी प्रकार देखे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव यहाँ पर क्या था। अब हम लोग इनसे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं, है ना। अब प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा, और ऑप्शन भी हम ही बोलेंगे, हमारे बोलने से पहले आप लोग इसका आंसर करेंगे, है ना, जवाब मेरे बोलने से पहले आप लोग करेंगे। तो देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, हास होता है, या शोक होता है, या भय होता है, या फिर रौद्र होता है। तो आप सभी को पता होगा, और आप सभी सही जवाब दे रहे होंगे इसका, कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, हास। तो अ जो है ये ऑप्शन ये करेक्ट होगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, और आप सभी ने यदि ध्यान से पढ़ाई अभी पिछली उसमें, तो ये फिर आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट करेंगे, जितने भी बहुविकल्पी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, यही तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि करुण रस और हास्य रस से ही संबंधित प्रश्न, है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, शोक होता है, भय होता है, या फिर रौद्र होता है। तो आप सभी जानते होंगे, और आप सही जवाब भी इसका दे रहे होंगे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक,
है ना। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ब, शोक, है ना। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। ये ऐसे ही आपके एग्जाम में ऐसे लाइंस आ सकती है और उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा रस है ना। इस लाइन में कौन सा रस है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, जब से राम जी के द्वारा सीता को खोजने का काम किया जाता है ना। तो इसमें कौन सा है, हास्य रस है या करुण रस है या वीर रस है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें कौन सा रस है, आप सभी जानते हैं कि कौन सा है, करुण रस है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, करुण, है ना। यस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुन जे आवे हिमाचल के उत्साह में कौन सा रस है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब महादेव जी विचित्र वेशभूषा में, है ना, अपने ससुराल जा रहे होते हैं दूल्हा बनकर, तो कैसे वहां लोग उनको देख करके हंसते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा रस है, आप सभी जानते हैं कौन सा है ना। तो देखिए ऑप्शन फिर भी हमें पढ़ना है कि हास्य रस, करुण रस, वीर रस या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, हास्य रस, है ना। यस। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि फिफ्थ है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। वैसे तो देखिए इनकी संख्या कितनी है, पहले ऑप्शन में देखते हैं कि इनकी संख्या 7 है, 9 है, 11 है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 है, जो कि इसका करेक्ट जवाब होगा कि रसों की संख्या 9 है, 9 है। लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है, आप सभी जानते हैं कि 2, जो कि हास्य रस एंड करुण रस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं, है ना। 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 या 7। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि रस के कितने अंग होते हैं, मतलब कितने अव्यय होते हैं। तो इसके 4 अव्यय होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव और विभाव अनुभाव, ये 4 होते हैं। हाँ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मैंने अभी पहले नहीं बताया कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। मान लीजिए आपको लिख करके आ गया एग्जाम में कि संचारी भाव के प्लेस पे व्यभिचारी भाव आ गया, तो कंफ्यूज ना होइएगा, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। मतलब देखिए यहाँ पर वो प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, मतलब जो प्राणों से भी प्यारा है वो कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में रस कौन सा है, कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पर हास्य रस है, वीर रस है या करुण रस है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए इसे जब आप पढ़ेंगे आपको पढ़ करके ही समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा रस है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, करुण रस है ना। यहाँ पर शोक व्यक्त हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा होगा, करुण रस होगा, ये इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ, इसको पढ़ने के बाद जितने भी अभी हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न किए हैं आप सभी कर पा रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है। तो देखिए निम्न में से कौन से रस के अंग हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से रस के अंग हैं। तो देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या इनमें से सभी। तो इसमें पूछा है कि इसमें से इसके अंग कौन से हैं रस के, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी रस के अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और एक नहीं दिया है, आप सभी को पता है कि कौन सा नहीं है, संचारी भाव, जिसे व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये होगा इसका करेक्ट जवाब, इनमें से सभी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। आदि प्रवर्तक कौन है, तो देखिए भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामह। अभी इनका नाम मैंने पहले भी बताया था कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो भरत मुनि को, है ना। ये होगा इसका करेक्ट जवाब और आप सभी भी इसका सही आंसर दे रहे होंगे। देखिए जो हमारा 10वां प्रश्न है इसमें क्या है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी,
खरबूजे से गाल। अभी पहले भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि उसका शरीर किस प्रकार से है, हाथी के समान, और चाल कैसे है, गेंडे के समान, और खोपड़ी कैसी है, तरबूजे के समान, एंड गाल कैसे है, खरबूजे के समान। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें रस कौन सा है ना, हास्य रस है, करुण रस है, या वीर रस है, या फिर क्रोध रस, सॉरी क्रोध है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है इसका करेक्ट जवाब। तो इसको पढ़ करके ही हंसी आ रही है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हास्य, है ना। यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस है, और ये इसका सही जवाब होगा। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि रस क्या है, फिर इसके अंग कौन कौन से हैं, है ना, अंग कौन कौन से हैं देखा। फिर ये भी देखा कि हम लोग को पढ़ने कौन कौन से रस हैं, हास्य रस और करुण रस, उनकी भी हम लोगों ने परिभाषा, उदाहरण, है ना, पूरा अच्छे से देखा। और लास्ट में फिर हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को भी किया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना किया, और आई थिंक आप सभी को समझ में आई होगी आज की क्लास, और अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा कि आज की ये काव्य सौंदर्य के तत्व की यानी व्याकरण की पहली क्लास आपको कैसी लगी। तो लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।